हमारी जो सीरीज चल रही है यूपी पीजीटी 2022 का क्रैश कोर्स, इसका लेक्चर हमने फर्स्ट डिस्कस किया जिसमें हमने डुअल एंट्री सिस्टम को समझा था। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें है हम अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो देखो, हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया कि डुअल एंट्री सिस्टम क्या होता है। उसके ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा। सेकेंड टॉपिक एडजस्टमेंट प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विद एंट्री, ये हमारा सेकेंड टॉपिक आ रहा है। ठीक है ना, इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो, व्हाट इज एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है। एडजस्टिंग एंट्री आर द 5 स्टेप, यानी कि इसके 5 स्टेप होते हैं एडजस्टिंग एंट्री के अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग साइकिल इन भी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग। एडजस्टिंग एंट्री अलाउ करती है यू टू एडजस्ट इनकम, यानी कि एडजस्टिंग एंट्री का मतलब क्या हो गया कि हम एडजस्ट करेंगे इनकम को और एक्सपेंसेस को टोटल टू मोर एक्यूरेटली, यानी कि रिफ्लेक्ट योर फाइनेंशियल पोजीशन। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेटली अच्छे से दिखाने के लिए जो भी हमारे इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनको एडजस्ट करते हैं एंट्री की फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है ना। आफ्टर यू प्रिपेयर योर इनिशियल ट्रायल बैलेंस, जब हम ट्रायल बैलेंस को जो प्रिपेयर कर लेते हैं, यू कैन प्रिपेयर एंड पोस्ट यू एडजस्टिंग एंट्री। सब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या किस स्टेप पे आएंगे हम, एंट्री को जो वो पोस्ट करेंगे हम एडजस्टिंग एंट्री में। उसके बाद क्या करेंगे, एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद जर्नल एंट्री हैज बीन पोस्टेड इन योर जर्नल लेजर। उसके बाद हम जर्नल एंट्री को जैसे कि राम का खाता, श्याम का खाता, एक्सपेंसेस का, उन अकाउंटों में डाल देते हैं। ठीक है। द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग एंट्री का पर्पज क्या होता है, एंश्योर द योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल रिफ्लेक्ट एक्यूरेट डाटा। सारा कहने का मतलब क्या हो गया कि एडजस्टिंग एंट्री का सीधा सीधा सिंपल सा मतलब ये निकल के आ रहा है कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेटली दिखाना और एक्यूरेटली डाटा दिखाना, उस चीज़ को हम एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। इसलिए हम एडजस्टिंग एंट्री को करते हैं। ठीक है ना। इफ़ एडजस्टिंग एंट्री आर नॉट मेड, अगर हम एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनाएंगे तो क्या चीज़ निकल के आएगी कि दो स्टेटमेंट्स सच एज योर, हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो वो अच्छे से एक्यूरेट नहीं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, पोजीशन को शो कर पाएंगे। ठीक है ना। इसलिए हम बनाते हैं एडजस्टिंग एंट्री को। एडजस्टिंग एंट्री से क्या फ़ायदा मिलेगा हमको कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से दिखेगी, हमारा डाटा जो भी है वो भी एक्यूरेट दिखेगा। ठीक है ना। 5 स्टेप थे, एक्रूअड रेवेन्यू, अनअर्न रेवेन्यू, डेप्रीशिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूअड एक्सपेंसेस। जो हमने स्लाइड अभी पीछे डिस्कस की उसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दे रखा है, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हों वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। वाई आर एडजस्टिंग एंट्री इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस अकाउंटिंग। अगर हम बात करें तो स्मॉल बिजनेस अकाउंटिंग के लिए क्यों ज़रूरी है एडजस्टिंग एंट्री। रेवेन्यू विल अपीयर टू लो इफ़ यू अर्न रेवेन्यू, अगर मान लीजिए हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया इन द मंथ ऑफ हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर येट, अब बट अभी तक हमारे अकाउंट में जो वो नहीं आया है। रेवेन्यू अर्न तो कर लिया हमने बट अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेवेन्यू टोटल विल बी आर्टिफिशियली लो, तो वो आर्टिफिशियली लो हो जाएगा ना। फॉर इंस्टेंट, जैसे कि इफ़ लॉरा प्रोवाइड सर्विस, लॉरा ने कोई सर्विस प्रोवाइड की 31 जनवरी को टू 3 क्लाइंट, 3 क्लाइंटों को उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की 31 जनवरी को, तो क्लाइंट को अभी तक बिल्ड नहीं किया गया है। क्लाइंट विल नॉट बी बिल्ड फॉर दोज सर्विस अंटिल फरवरी तक अभी तक उनको कोई भी बिल जो वो नहीं दिया गया है। तो लॉरा क्या करेगी, इफ़ लॉरा डज नॉट एक्यूरेट द रेवेन्यू एंड अर्न, यानी कि लॉरा अगर उनको बिल नहीं दिया है तो लॉरा क्या हुआ कि एक्यूरेट रेवेन्यू अर्न उसने कितना किया वो चीज़ नहीं पता चल पाएगी कि 31 जनवरी तक उसने, 31 जनवरी को जो उसने सर्विस दी थी उसके साथ में उन्होंने जो रेवेन्यू अर्न किया था वो कितना किया था, नहीं पता चल पाएगा क्योंकि हमने उसकी एंट्री नहीं बनाई है अभी तक। तो सी विल नॉट बी एविडिंग द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल विच स्टेटमेंट दैट रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्न। मान लीजिए हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी, उनको पैसा गया नहीं गया, पैसा मिला नहीं मिला, उससे मतलब नहीं। जब हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी, जब हमने सर्विस दे दी तो हम उसको तभी रिसीव मानेंगे। ठीक है ना। तो एडजस्टिंग एंट्री में ये चीज़ आएगी। ठीक है ना। हिंदी इसकी यहाँ पे दे रखी है।
दूसरी चीज एक्सपेंसेस में भी अंडरस्टैंड। अब जैसे कि एज इम्पोर्टेंट एज इट इज टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू प्रॉपरली, रेवेन्यू जब हमारा रिकॉग्नाइज हो गया प्रॉपरली तरीके से, इट इक्वली इम्पोर्टेंट टू अकाउंट फॉर ऑल द एक्सपेंसेस दैट यू हैव इंकर्ड ड्यूरिंग दिस मंथ। यानी कि जैसे ही मान लीजिए हमने सर्विस दे दी, पैसा की लेन देन हुआ नहीं हुआ, सर्विस हमने जब प्रोवाइड कर दी तो हम उसको तभी जो कंज्यूम मानेंगे, ठीक है ना। दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट व्हेन एक्रूअल पेरोल एक्सपेंसेस एज वेल एज एनी एक्सपेंसेस यू हैव इंकर्ड ड्यूरिंग द मंथ यू शुड नॉट येट बीन इनवॉइस फॉर। यानी कि अभी तक हमने इनवॉइस नहीं दिया है, तो अब इनवॉइस दिया नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, हमने सर्विस तो दे दी ना, तो उसको हम तभी कंज्यूम मान लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अब मान लीजिए हमारा योर कंप्यूटर क्रैश हो गया फरवरी में, हमारा कंप्यूटर फरवरी में क्रैश हो गया, यानी कि ख़राब हो गया एक तरीके से। एक कंप्यूटर रिपेयर टेक्नीशियन इज द एबल टू सेव योर डाटा। अब कंप्यूटर रिपेयर जो है वो टेक्नीशियन जो है वो हमारा डाटा रिपेयर कर, यानी कि कंप्यूटर में जो भी खामियां आ गई है उसको सही करेगा और हमारे डाटा को सेव कर देगा। बट एज ऑफ फरवरी 29, यानी कि फरवरी 29 तक यू हैव नॉट येट रिसीव योर इनवॉइस फॉर हिज सर्विस। हमने जो सर्विस मिली हमको, यानी कि टेक्नीशियन ने जो भी हमारा काम किया उसके बदले में हमको अभी तक इनवॉइस नहीं मिला है। तो इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर दैट एक्सपेंस इन द मंथ इन, अब देखो इनवॉइस के बेस पे ही सारी कहानी चलेगी इसमें, कि इनवॉइस क्या होता है, एक तरीके से ऐसा मान लो कि वो हमारा सबूत हो गया पक्का एक तरीके से खर्चे का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक्सपेंस इन द मंथ, अब हमारे पैसे तो खर्च हो गए फरवरी में, हमने जो कंप्यूटर रिपेयर कराया, बट उसका हमको इनवॉइस नहीं मिला अभी तक, विच इज वाज इंकर्ड यू विल नीड टू एक्रू इट एंड लेटर रिजर्व द जनरल एंट्री व्हेन यू रिसीव द इनवॉइस फ्रॉम द टेक्नीशियन। हमारा इनवॉइस जब मिल जाएगा तो हम बाद में उसकी एंट्री डाल देंगे। इनका कहने का मतलब ये हो गया। इसकी हिंदी यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, तो यहाँ पे दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी एक्यूरेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक्यूरेट नहीं एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। हर महीने के अंत में हमको जो वो यू शुड रन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। ये बैलेंस शीट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं। यूज टू मेक एनी क्लोजिंग एंट्री इज द इम्पोर्टेंट दैट दीज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इन योर कंपनी। यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से दिखाने के लिए कंपनी के लिए क्या चीज़ होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट तरीके से दिखे, ठीक है ना। तो वो सी चीज़ों की बात होती है। अब कितने कितने तरीके की एंट्री होती है, एडजस्टिंग एंट्री, वो पढ़ लेते हैं हम। एक तो होती है एक्रूड रेवेन्यू। एक्रूड रेवेन्यू क्या होता है? एक्रूड रेवेन्यू इज रेवेन्यू दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज बाय बिजनेस में रिकॉग्नाइज हो गया एक तरीके से। जैसे बट द कस्टमर नॉट येट बीन बिल्ड, यानी कि अभी तक बिल नहीं मिला, बिल पे कहानी नहीं आई है बट सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है। एक्रूड रेवेन्यू इज पर्टिकुलरली कॉमन इन अ सर्विस रिलेटेड बिजनेस सिंस द सर्विस कैन नॉट बी परफॉर्म अप टू सेवरल मंथ प्रायर टू द कस्टमर बीइंग इनवॉइस्ड, ठीक है। अब रेवेन्यू मस्ट बी एक्रूड, रेवेन्यू को हम तब ही एक्रूड मान लेंगे, अदरवाइज द रेवेन्यू टोटल वुड बी सिग्निफिकेंटली अंडरस्टैंड पर्टिकुलरली इन द कंपेरिजन टू एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लें कि जस्टिन ओन एक CPA फर्म के मालिक है। इनकी फर्म जो है वो डज अ ग्रेट डील, एक ग्रेट बिजनेस डील करती है कंसल्टिंग के साथ विद द सम कंटेस्टिंग जॉब टेकिंग मंथ। अब जस्टिन चाहते हैं कि एक्रूड द रेवेन्यू अर्न इन दोज मंथ बिफोर द ही एबल टू बिल हिज क्लाइंट, अदरवाइज हिज एक्सपेंसेस विल अपीयर क्विट हाई ऑन हिज इनकम स्टेटमेंट विल बी रेवेन्यू विल बी आर्टिफिशियली लो। अब कहने का मतलब क्या हो गया सर, अब सीधा सीधा सिंपल, यहाँ से आप ज़्यादा होच पोच में ना पड़े कि हमने जब सर्विस प्रोवाइड कर दी तभी हम उसको एक्रू मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो एग्जांपल क्या थी, यहाँ पे देख लेते हैं। राजस्व अर्जित किया जाना, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए जैसे कि जस्टिन एक CPA फर्म का मालिक है। उनकी फर्म व्यावसायिक परामर्श का एक बड़ा काम करती है। व्यावसायिक परामर्श यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी सलाह मशवरा होते हैं वो चीज़ें देते हैं, जिसमें कुछ परामर्श कार्यों में महीनों लग जाते हैं, कुछ कार्यों को
परामर्श यानी कि कुछ कार्यों को सुलझाने में, कुछ सलाह मशवरा करने में महीनों लग जाते हैं। जस्ट अपने ग्राहकों को बिल देने में सक्षम होने से पहले ही, बिल देने से पहले उन महीनों में अर्जित राजस्व अर्जित करना चाहेंगे, अन्यथा उनके आय विवरण और उनके खर्च काफ़ी अधिक दिखाई देंगे, जबकि उनका राजस्व कृत्रिम रूप से कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि जस्टिन जैसे जैसे सर्विस प्रोवाइड करते जाएंगे, बिल बन पाए या ना बन पाए, तो उसको हम मानते जाएंगे कि सर्विस प्रोवाइड कर दी उन्होंने, तो वो खर्चा हमारी जेब से हो गया, ठीक है ना। एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एक्रूड एक्सपेंसेस इज द एक्सपेंसेस दैट हैज बीन इंकर्ड बिफोर इट हैज बीन पेड, यानी कि पे करने से पहले ही एक्सपेंसेस हो जाए हमारे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम लेके चले, टिम एक छोटे सुपरमार्केट का मालिक है और अपने नियोक्ताओं को सप्ताह में 2 बार भुगतान करता है। छोटी मार्केट है उसकी, छोटा सुपरमार्केट है, अपने नियोक्ताओं को सप्ताह में 2 बार भुगतान करता है। तो मार्च में टिम कर्मचारी को वेतन की तारीख 13 मार्च और 27 मार्च रखी थी उसने, 2 डेट रखी थी उसने। हालांकि उनके कर्मचारी माह में 2 अतिरिक्त दिन काम करेंगे। अब देखो, उसके कर्मचारी 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना मार्च में, जो 27 मार्च के पेरोल में शामिल नहीं थे। जो हमें 27 मार्च को पैसा मिल रहा था उसमें वो 2 दिन शामिल नहीं है जो कि हम मार्च में काम करने वाले हैं। अब मान सकते हैं कि 27 तक का पैसा हमको मिल गया, 28 और 29 मार्च का पैसा बकाया रह गया। टीम को वह खर्च उठाना होगा क्योंकि अप्रैल तक उन 2 दिनों के लिए उनके कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जाएगा। देखो, उन 2 दिनों के लिए उनके कर्मचारी को भुगतान नहीं किया जाएगा। पेरोल यानी कि एक्रूड एक्सपेंसेस आमतौर पर एक उल्टी प्रवृत्ति के रूप में दर्ज किए जाते हैं ताकि वास्तविक व्यय का भुगतान होने पर प्रोत भवन को उल्टा किया जा सके। यानी कि प्रोत भवन से, जैसे कि एंटायर द रिजर्व एंट्री एक्रूड कैन बी रिजर्व व्हेन एक्चुअल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर पेड, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड हो जाएंगे तभी हम उनको जो वो यानी कि वास्तविक व्यय जब भुगतान हमारे हो जाएंगे तभी हम उनको जो वो मान लेंगे कि हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं अभी हम। डेफर्ड रेवेन्यू कौन से? डेफर्ड रेवेन्यू इज यूज व्हेन योर कंपनी रिसीव अ पेमेंट इन एडवांस ऑफ वर्क, यानी कि काम करने से पहले ही जो पैसा हमको मिल जाता है उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। काम कंप्लीट करने से पहले ही पैसा मिल गया तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आल्सो नीड टू बी रिकॉर्डेड एज एन एडजस्टिंग एंट्री। फॉर इंस्टेंट, इफ यू डिसाइड टू प्रीपे योर रेंट इन जनवरी फॉर एंटायर ईयर, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमने नेक्स्ट 12 महीने का किराया भी जनवरी में ही पे कर दिया तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डेप्रीसिएशन वाली कहानी पे आते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन will need to be posted in order to properly expense the useful life of any fixed assets. Depreciation is always a fixed cost. Depreciation हमारी हमेशा fixed cost होती है और does not negatively affect, यानी कि ये कभी भी हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करती है। बट योर बैलेंस शीट वुड शो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एज अ कॉन्ट्रा अकाउंट अंडर फिक्स एसेट्स के अंदर। जो वो हम जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम क्या करेंगे, जो डेप्रीसिएशन होता है हमारा वो फिक्स एसेट्स के अंदर दिखाया जाता है। अब हम एडजस्टिंग एंट्री को कैसे प्रिपेयर करते हैं? ईच एडजस्टिंग एंट्री विल बी प्रिपेयर सिग्निफिकेंट स्लाइटली डिफरेंशली। हियर आर एग्जाम्पल ऑन हाउ टू रिकॉर्ड ईच टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्री। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि रिकॉर्डिंग एक्रूड रेवेन्यू एनी टाइम। सबसे पहले एक्रूड रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे हम एनी टाइम दैट यू परफॉर्म अ सर्विस एंड हैज नॉट बीन एबल टू इनवॉइस योर कस्टमर,
यानी कि इनवॉइस दिया नहीं दिया उससे मतलब ये हमने सर्विस परफॉर्म कर दी तो बस रिकॉर्ड कर लेंगे हम उसको। सेकंड में रिकॉर्ड एक्रूड एक्सपेंसेस। पेरोल इज द मोस्ट कॉमन एक्सपेंसेस दैट विल नीड एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ। हर महीने के अंत में हम जो वो इसको रिसीव कर ले। इफ़ यू पे योर एम्प्लॉय बाई वीकली, यानी कि पेरोल सबसे आम खर्च है जिसे महीने के अंत में समायोजित प्रविष्टि की आवश्यकता होगी। हर महीने के अंत में मैंने अभी दिखाया और बताया भी कि खासकर यदि आप अपने कर्मचारियों को बाई वीकली भुगतान करते हैं, चालू महीने में काम किए गए किसी भी घंटे का भुगतान अगले महीने तक नहीं किया जाएगा, इसे व्यय के रूप में अर्जित किया जाना चाहिए। ठीक है ना। थर्ड में डेफर्ड रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे हम। इफ़ योर बिजनेस टिपिकली रिसीव पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर इन एडवांस, जब हम कस्टमर से एडवांस में पैसा कोई भी रिसीव कर लेते हैं तो यू विल हैव टू डेफर द रेवेन्यू, यानी कि उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। तो थर्ड स्टेप ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद रिकॉर्डिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में मैंने क्या बताया कि हम रेंट को ही प्रीपे कर दें, यानी कि पहले से ही 12 महीने का रेंट हम पूरे साल का ही जनवरी में ही पे कर देते हैं हम। ठीक है ना। तो जैसे कि 31 तारीख जनवरी 2020 को प्रीपेड रेंट हमने 12,000 दे दिया और कैश गया हमारी जेब से 12,000 का। 31/1/20 को रेंट एक्सपेंसेस हो गया। अब देखो एक एंट्री तो हमारी 12,000 की बन जाएगी क्योंकि 1,000 रुपये महीने का रेंट था, 12,000 होता है 12 महीने का, तो 12,000 हमारी जेब से डेबिट हो गया। रेंट एक्सपेंसेस में 1,000 डालेंगे हम, उस महीने के रेंट एक्सपेंसेस में 1,000 डालेंगे, याद रखना। और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एक एंट्री बनाएंगे उसमें भी हम यानी कि 1,000 और 1,000 डाल देंगे। ठीक है ना। ये उसका हिंदी में दे रखा है, यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट में क्या था, डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस में क्या था, 31/1/20 को हमने डेप्रीसिएशन में खर्च किया कितना पर मंथ था, 16.67 पर मंथ डॉलर का था। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस ये हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी क्रेडिट में इतना ही आएगा। ठीक है ना। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर योर एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, वेदर यू आर पोस्टिंग इन मैनुअल लेजर। मैनुअल लेजर का मतलब क्या होगा, जैसे कि राम का श्याम का खाता, एक्सपेंसेस का खाता, इन सारे खातों में हम अलग अलग एंट्री डाल दें, उनके उनसे रिलेटेड परचेज का अलग डाल दें, सेल का अलग डालते हैं। यूजिंग स्प्रेडशीट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी होते हैं, उनकी हेल्प से जो है वो हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं जहाँ पे हम मैनुअल लेजर में पोस्ट कर देते हैं इनको। ठीक है ना। तो यहाँ से एडजस्टिंग एंट्री समझ आ गई आपको। इसमें 5 ही पॉइंट थे जो कि पहली स्लाइड पे दे रखे थे। ठीक है ना। ये वाले 5 ही पॉइंट थे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, एडजस्टिंग एंट्री भी कर ली हमने। अब पार्टनरशिप अकाउंट नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर